हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन। अब इसका मतलब देखो क्या है, आपके पास कोई भी संकुल यौगिक है तो संकुल यौगिक में जनरली होता क्या है, आपके पास मेटल है और लिगेंड है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में बंधन की प्रकृति क्या, उस बंधन की प्रकृति को समझाने के लिए हमारे पास क्या हुआ, कुछ सिद्धांत आई। उन सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक भाई, उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन। उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन। यौगिकों में देखो मतलब क्या है इसका, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी संकुल यौगिक में जनरली दो चीज़ तो हमारे पास होती हैं, एक है आपके पास मेटल, दूसरा है लिगेंड। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है इस टॉपिक का, कि इस मेटल और लिगेंड के बीच में नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी है, बंधन की प्रकृति कैसी है, उसको समझाने के लिए हमारे पास कुछ सिद्धांत आई। उन सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। देखो मेटल और लिगेंड के बीच में बंधन की प्रकृति कैसी है, बंधन की प्रकृति कैसी है, इन्हीं को समझाने के लिए हमारे पास जो सिद्धांत आए थे उन्हीं सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो सिद्धांत हमको पढ़ना है वो है वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत। सबसे पहले आपको कौन सा पढ़ना है, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो संयोजकता बंध सिद्धांत तो जनरली हमको क्या बताए भाई, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी होता क्या है, आपका सबसे पहले तो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंडों के प्रभाव में आता है। देखो समझोगे एक बात को, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या बताता है, जो संकुल यौगिकों में आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, वो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के प्रभाव में आ जाएगा। लिगेंडों के प्रभाव में आने से क्या होगा जी, देखो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, आपके पास जो आपका मेटल है केंद्रीय धातु परमाणु वो क्या होगा, लिगेंडों के प्रभाव में आएगा। मान लिया ये आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु और ये आपके लिगेंड हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंडों के प्रभाव में आया और उसने क्या किया, अपने संयोजी कोष का संकरण में उपयोग किया। अपने संयोजी कोष का संकरण में उपयोग किया, संकरण में उपयोग किया और संकीर्ण कक्षक बनाए, और संकीर्ण कक्षक बनाए, संकीर्ण कक्षक बनाए। देखो बात को समझना भाई, वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या हो, सबसे पहले तो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या करेगा, लिगेंडों के प्रभाव में आएगा और लिगेंडों के प्रभाव में आने से क्या होगा, संयोजी कोष का संकरण में उपयोग करेगा और संकीर्ण कक्षकों का निर्माण करेगा। अब होगा क्या, जो संकीर्ण कक्षक बने हुए हैं ये लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे और उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेंगे। आगे क्या हुआ, ये संकीर्ण कक्षक मतलब ये धातु के संकीर्ण कक्षक, ये संकीर्ण कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। वह उपसह संयोजक बंध का, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। आया समझ में भाई, वीबीटी क्या बताती है कि सर्वप्रथम तो क्या होता है, आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंडों के प्रभाव में आता है और लिगेंडों के प्रभाव में आने से क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष का संकरण में उपयोग करेगा और उपयोग करने के बाद क्या होगा, संकीर्ण कक्षक बनेंगे। अब ये संकीर्ण कक्षक जो बने हैं ये क्या करेंगे, लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे और किस बंध का निर्माण करेंगे, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो अब इसकी परिभाषा किस प्रकार से हम सेट करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं वो देखो। देखना भाई, ध्यान देना। सबसे पहले टॉपिक क्या था आपका, वीबीटी। इसमें आपको लिखना क्या है वो देखो भाई,
इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु, देखो फिर से सुनो, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के प्रभाव में आता है और अपने संयोजी कोष का संकरण में उपयोग करता है। तो लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के प्रभाव में आकर लिगेंडों के प्रभाव में आकर अपने संयोजी कोष का संकरण में उपयोग करती है, संकरण में उपयोग करती है, वह संकेत कक्षकों का निर्माण करती है, संकेत कक्षकों का निर्माण करती है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो क्या हुआ, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंडों के प्रभाव में आया, और लिगेंडों के प्रभाव में आने के बाद क्या हुआ, उसने अपने संयोजी कोष का संकरण में उपयोग किया और किस प्रकार के कक्षकों का निर्माण किया, संकेत कक्षकों का निर्माण किया। अब आगे क्या होगा, ये संकेत कक्षक, ये संकेत कक्षक, ये संकेत कक्षक, ये संकेत कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ, भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। वह उपसहसंयोजक बंध का, वह उपसहसंयोजक बंध का, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, एक बार फिर से सुनो, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के प्रभाव में आती है और अपने संयोजी कोष का संकरण में उपयोग करके संकीर्ण कक्षक बनाती है। जो संकीर्ण कक्षक धातु के बनते हैं वो क्या करते हैं, लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलो देखो, आगे ध्यान देना भाई, आगे ध्यान देना। देखो आपको सबसे पहले इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो वीबीटी को समझने के लिए भाई थ्योरी तो ज़्यादा कुछ काम के है नहीं, आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक की 21 टू लेकर 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। देखो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक आपको क्या पता होना चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। तो लिखो भाई, देखो सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब देखो सबसे पहले तो बताओ 21 नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब देखो जनरली मैं आपको बताता हूँ, जो आपका ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है भाई 21 to 30 जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में भी कौन से हैं, ये 3D श्रेणी के एलिमेंट है भाई। 3D सीरीज के लिए n का मान कितना होता है, 4 होता है। और 21 परमाणु क्रमांक से लेकर के 30 परमाणु क्रमांक के जो तत्व हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है, ध्यान देना भाई, इनका जो ध्यान देना 21 से 30 जो परमाणु क्रमांक के तत्व हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1,
n-1 D 1 to 10 NS2 NS1 to 2, ठीक है भाई, n-1 D 1 to 10 और NS2 इनका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इनके लिए n का मान कितना होगा भाई, n का मान 4 होगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई डायरेक्टली क्या होगा शॉर्ट में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3D1 4s1, इसका जो होगा वो होगा 3D2 4s2, इसका जो होगा वो होगा 3D3 4s2 और इसका जो होगा वो होगा 3D5 4s1, इसका जो होगा वो होगा 3D5 4s2, इसका जो होगा वो होगा 3D6 4s2, इसका जो होगा वो होगा 3D7 4s2, ध्यान देना। अब इसका जो होगा वो होगा 3D8 4s2, अब इसका जो होगा वो होगा 3D10 4s1 और इसका क्या होगा 3D10 4s2। ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपको ध्यान में रखना है। देखो थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये याद रखना है 3D 4s, 3D और 4s। अब क्या होगा, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनका जो परमाणु क्रमांक है उनको उल्टा करके लिखना है। देखो 21 है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 21 को उल्टा 12 1 2, यहाँ पे 22 को उल्टा तो 22 ही होगा, 23 को उल्टा 32 हो जाएगा, इस पे स्टार लगा लो भाई, इसको आप याद रख लेना। 25 को उल्टा कितना हो जाएगा 52 5 2, 26 को उल्टा 62, 27 को उल्टा 72, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 28 को उल्टा 82। और एक बार थोड़ा इसको याद रख लेना, बाकी ये तो सही है कि जो इनका परमाणु क्रमांक है उनको उल्टा करके ऐसे लिखते जाना है। आप सीख जाओगे परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे चलो भाई। अब ध्यान देना भाई, अब आपको क्या समझना है, आपके समाणु संख्या 4 और समाणु संख्या 6 के संकुल यौगिक हैं। तो ध्यान देना, समाणु संख्या 4 और 6। अब देखो अगर समाणु संख्या 4 होगी तो उसका संकरण क्या होगा, समाणु संख्या 6 होगी तो उसका संकरण क्या होगा वो समझो। अगर किसी संकुल यौगिक में किस धातु परमाणु की समाणु संख्या 4 है तो उसका जो संकरण होगा या तो क्या हो सकता है sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। ध्यान देना, समाणु संख्या 4 में हमारे पास 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, एक तो है sp3 और दूसरा है dsp2। अगर समाणु संख्या 6 हुई तो यहाँ पे भी 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं आपके पास, पहला है sp3d2 और दूसरा हमारे पास है d2sp3। दूसरा कौन सा है d2sp3। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, हमारे पास अगर समाणु संख्या 4 वाला कोई संकुल यौगिक है तो केंद्र धातु परमाणु के 2 प्रकार के संकरण संभव है, एक तो sp3 है और दूसरा कौन सा है dsp2। अगर समाणु संख्या 6 हुई तो हमारे पास 2 कंडीशन है संकरण की, एक तो sp3d2 और दूसरा कौन सा है आपके पास d2sp3। अब देखो अगर इनके ज्यामिति की बात करें कि जब sp3 संकरण होगा तो ज्यामिति क्या होगी, dsp2 संकरण होगा तो ज्यामिति क्या होगी। ध्यान देना, इसकी ज्यामिति की बात करते हैं भाई, ज्यामिति शेप। ध्यान देना, अगर इनके शेप की बात करें आप तो देखो sp3 संकरण हुआ तो ज्यामिति आपकी होगी चतुष्फलकीय अगर dsp2 संकरण हुआ तो आपकी ज्यामिति होगी, dsp2 संकरण होने पर आपकी ज्यामिति कैसी होगी, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, अब ध्यान देखो, अगर संकरण sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी जो ज्यामिति होगी कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी भाई। कैसी होगी, अष्टफलकीय ऑक्टेडल। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से समझो, देखो अगर समाणु संख्या 4
आती है तो संकरण दो संभव है, sp3 या dsp2। तो ज्यामिति होगी sp3 होने पर चतुष्फलकीय और dsp2 होने पर वर्गाकार समतलीय। ध्यान दो, अगर समअनुक्रम संख्या 6 हुई तो दो प्रकार के संकरण संभव है, sp3d2 और d2sp3। दोनों ही कंडीशन में आपकी ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। ठीक है भाई। देखो फिर से समझो, ध्यान देना कि आपका जो वीबीटी है, आपकी जो वीबीटी है क्या क्या समझाएगी आपको, थोड़ा ध्यान देना भाई। वीबीटी जो है हमको क्या बताएगी कि आपका जो केंद्र धातु परमाणु है उसमें संकरण क्या है, वो आपका अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इन चीज़ों को समझाएगी। तो ध्यान देना भाई, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो आपकी वीबीटी है वो आपको क्या बताएगी, पहले तो सबसे पहले तो संकरण बताएगी। उसके बाद आपका संकुल यौगिक जो है चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। उसके बाद क्या बताएगी, उसका चुंबकीय आघूर्ण बताएगी भाई। इन चीज़ों की व्याख्या करेगी वीबीटी, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, ये चीज़ हमको बताएगी। तो देखो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं हमारे पास छोटी छोटी, उन परिभाषाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले जो आपकी परिभाषा है वो है बाह्य कक्षक संकुल। पहली है बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल, देखो बाह्य कक्षक संकुल का मतलब क्या है, अगर कोई संकुल यौगिक में जो केंद्र धातु परमाणु है उस केंद्र धातु परमाणु के बाहर वाले डी कक्षक अगर संकरण में भाग लेते हैं तो उस संकुल को क्या बोल दी जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल बोल दी जाएगा। फिर से समझो, यदि किसी संकुल यौगिक का जो केंद्र धातु परमाणु है वो केंद्र धातु परमाणु क्या करता है, बाह्य डी कक्षकों का उपयोग संकरण में करेगा, बाहर के डी कक्षकों का उपयोग संकरण में करता है, तो उस संकुल यौगिक को क्या बोल दिया जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल बोल दिया जाएगा। अब बाहर के डी कक्षक का मतलब है कौन से कक्षक होने चाहिए, एनडी वाले कक्षक होने चाहिए भाई। ठीक है, अगर बाहरी डी कक्षकों का उपयोग संकरण में होगा तो संकुल यौगिक क्या कहलाएगा, बाह्य कक्षक संकुल। और बाह्य कक्षक संकुल कौन से होते हैं, आपके उच्च चक्रण संकुल होते हैं। कौन से होते हैं, उच्च चक्रण संकुल, इनको क्या बोला जाता है, उच्च चक्रण संकुल बोला जाता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आपका कौन सा है भाई, दूसरा आपका हो जाएगा निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल, देखो नाम से पता लग रहा है, आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब हो जाएगा यदि केंद्र धातु परमाणु के अंदर वाले डी कक्षक जो है संकरण में काम में आते हैं तो उस संकुल यौगिक को क्या बोल दिया जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल। और आंतरिक कक्षक संकुल क्या होता है, निम्न चक्रण संकुल होता है। क्या होता है भाई, निम्न चक्रण संकुल होता है। तो लिखो, यदि केंद्र धातु परमाणु के अंदर के डी कक्षक काम में आएंगे, आंतरिक डी कक्षक अगर संकरण में भाग लेंगे तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल बोल दिया जाएगा। आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब है n-1d। इनका मतलब देखो समझ में आ जाएगा हमको थोड़ी देर बाद। और इनको क्या बोला जाएगा, निम्न चक्रण संकुल बोला जाएगा भाई। क्या बोला जाएगा, निम्न चक्रण संकुल। क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा भाई क्या है, निम्न चक्रण संकुल इनको बोला जाता है। आगे देखो तीसरी परिभाषा भाई आपके हैं अनुचुंबकीय संकुल। अनुचुंबकीय संकुल, देखो अनुचुंबकीय संकुल का मतलब क्या है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तो संकुल को क्या बोल दिया जाएगा, अनुचुंबकीय संकुल बोल दिया जाएगा भाई। फिर से सुनो, अनुचुंबकीय संकुल का मतलब क्या है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो डी कक्षक हैं उन डी कक्षकों में आपके पास क्या है, डी कक्षकों में आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस संकुल यौगिक को क्या बोला जाएगा, अनुचुंबकीय संकुल बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होगा, संकुल यौगिक आपका अनुचुंबकीय संकुल यौगिक होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रतिचुंबकीय संकुल। चौथी परिभाषा है आपकी प्रतिचुंबकीय संकुल। प्रतिचुंबकीय संकुल, देखो ध्यान देना, प्रतिचुंबकीय संकुल का मतलब है यदि केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है तो संकुल यौगिक क्या कहलाएगा, आपका प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो संकुल यौगिक को क्या बोल दिया जाएगा, प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक बोल दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास 5वें नंबर की परिभाषा, वो है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करो, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब है किसी भी संकुल यौगिक के जो चुंबकीय गुण हैं उनको हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में मापते हैं। तो लिखो, किसी संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में मापा जाता है। लिखना भाई, किसी यौगिक के चुंबकीय गुणों को, किसी यौगिक के चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में, चुंबकीय आघूर्ण के रूप में मापा जाता है। और उसका जो फॉर्मूला है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, म्यू इक्वल होता है √n × n+2 बॉर मैग्नेटोर, और n का मतलब क्या है यहाँ पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है भाई। देखो फिर से समझने की कोशिश करो एक बार, बाह्य कक्षक संकुल का मतलब है यदि आपका जो केंद्र धातु परमाणु है वो अपने बाहर वाले कक्ष का उपयोग संकरण में करता है, बाहर वाले कक्षक का उपयोग अगर संकरण में करता है तो बाह्य कक्षक संकुल हो जाएगा। आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब है अगर केंद्र धातु परमाणु अपने अंदर वाले डी कक्ष का उपयोग संकरण में करेगा तो आंतरिक कक्षक संकुल हो जाएगा, इसी को क्या बोला जाता है, निम्न चक्रण संकुल बोला जाए। अनुचुंबकीय संकुल का मतलब क्या है, यदि केंद्र धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय संकुल हो जाएगा। और प्रतिचुंबकीय संकुल का मतलब है कि उस केंद्र धातु परमाणु पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका प्रतिचुंबकीय संकुल होगा। और चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या हुआ, जो किसी संकुल यौगिक है उनके गुणों को हम कैसे मापते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के रूप में मापते हैं। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास दो परिभाषाएं और हैं, वो है आपके पास, देखो दो परिभाषाएं कौन कौन सी आपके पास। पहला तो है आपके पास, देखो प्रबल लिगैंड, पांचवी परिभाषा कौन सी आपके पास, पांचवी छठी प्रबल लिगैंड। ध्यान देना, प्रबल लिगैंड का मतलब क्या है, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल लिगैंड का मतलब है वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं, उन लिगैंडों को क्या बोला जाता है, प्रबल लिगैंड बोला जाता है। तो लिखो, वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में, केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्रबल लिगैंड बोला जाता है, प्रबल लिगैंड बोला जाता है। और जो आपके 7वें नंबर की परिभाषा है वो है दुर्बल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड। देखो दुर्बल लिगैंड का मतलब होगा वो लिगैंड जो केंद्र धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाएंगे, उन लिगैंडों को क्या बोला जाएगा, दुर्बल लिगैंड बोला जाएगा। अब इनके एग्जाम्पलों की बात करते हैं भाई, ध्यान देना, आपका हेलोजन, ध्यान देना, हेलोजन का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जल, H2O, एक्वा, ये आपके दुर्बल लिगैंड हैं जनरली। और इनके अलावा जो भी लिगैंड होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, प्रबल लिगैंड होंगे।
अगर जनरली एग्जाम्पलों की बात करें तो जल और जो हेलोजन है वो दुर्बल लिगेंड है, इनके अलावा सारे के सारे लिगेंड कैसे माने जाते हैं, प्रबल लिगेंड माने जाते हैं। तो ये आपकी थ्योरी की बात हो गई भाई, वीबीटी की थ्योरी आपको याद रखनी है। क्वेश्चनों की चर्चा अब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम वीबीटी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है, उसको सोल्व करने की कोशिश करना भाई। देखो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है CO NH3 आपको बताना है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का संगठन क्या है, ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, अगर किसी भी संकुल यौगिक को आपको वीबीटी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है तो सबसे पहले तो क्या करो, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करो। पहला काम क्या करना है आपको, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले देखो काम क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। समझते चलना भाई, धीरे धीरे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको समझना। सबसे पहले तो देखो, अगर कोबाल्ट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो x मानी। अब बताओ जो आपका NH3 लिगेंड होता था एमिन, वो कैसा होता था, एक उदासीन लिगेंड, जीरो चार्ज होता था। कितने हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर में कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, +3 आ गया। अर्थात क्या हुआ, इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। फिर से समझो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी क्या करनी है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी आई, +3 आई। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है आपको, ध्यान देना। दूसरा काम ये करना है आपको, इस कोबाल्ट की आद्य अवस्था या जनरल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है भाई। तो लिखो कोबाल्ट का आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है भाई, अगर कोबाल्ट का आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बताओ क्या होगा भाई। बताओ सबसे पहले तो ये बताओ, कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है। ध्यान दो भाई, अभी तो आपको सिखाया था, देखो एक बार फिर से लिख लो। 21 to 30 जो थे उनको कौन कौन से थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, Zn आपका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है भाई, कोबाल्ट का 27, कोबाल्ट का 27। तो 27 में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था वो क्या होता था, देखो 3d7 क्या होता था, जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट का वो क्या होता था, 3d7 और हम 4p0 भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे वाला भी 0 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था आई हुई है +3, तो हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे कोबाल्ट का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, +3। तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, देखो 3d6 4s0 4p0। अब ध्यान देना है, देखो अभी आपको क्या बताया था कि जल और हेलोजन के अलावा सारे के सारे लिगेंड कैसे होते हैं, प्रबल लिगेंड। तो एक NH3 यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, प्रबल लिगेंड की तरह काम करेगा। और प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणुओं के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देते हैं। तो फिर से समझने की बात है, देखो
अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाएगा वो देखो भाई। 3D मतलब D में आपके पास 5 कक्षक होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भरेंगे? देखो ये आपका क्या है 3D है, 1 2 3 4 5 6 7 4s, ये 4s है आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 4s, 4p तो आपका 0 है 1 2, ठीक है भाई ये तो हो गया। अब इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे करेंगे वो समझने की बात है। देखो इनको तो जनरल हम इस प्रकार से लिख देते हैं, नॉर्मल लिख दो भाई। देखो 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, 4s खाली और 4p भी आपके पास खाली है भाई। ये आपका क्या है 3D। अब आप नीचे क्या लिखोगे, चूंकि NH3 एक प्रबल लिगेंड है अतः यह धातु के D कक्षकों में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा। तो लिखो चूंकि हम जानते हैं कि NH3 एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है अतः धातु के D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा। अतः यह धातु के D कक्षकों में, धातु के D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, युग्मन कर देगा। तो देखो कैसे लिखेंगे भाई, हम इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो युग्मन का मतलब है सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन को आपको पेयरिंग के रूप में भरना है, युग्मन के रूप में भरना है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 के रूप में आप भरो, 1 2 1 2 1 2, ये दोनों खाली हो जाएंगे भाई बिल्कुल। और इसके आगे क्या आ जाएगा, देखो ये 4s आ जाएगा और ये 4p आ जाएगा आपके पास। अब ध्यान देना यहाँ पे लिगेंड आपके पास कितने 6, और जब लिगेंड भाई एक लिगेंड क्या करेगा, मिनिमम 1 लोन पेयर देगा। अब देखो अगर लिगेंड लोन पेयर देगा तो धातु परमाणु के जो कक्षक होंगे बिल्कुल खाली होनी चाहिए, जो खाली कक्षक हैं वो ही लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखो जो NH3 आपके पास 6 NH3 हैं, एक NH3 यहाँ पे अपना लोन पेयर देगा, एक NH3 यहाँ के देगा अपना लोन पेयर देगा। देखो भाई यहाँ आपका क्या देगा, NH3 लोन पेयर देगा इस वाले में, और क्या होगा यहाँ पे अपना लोन पेयर देगा, यहाँ अपना लोन पेयर दे देगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो इस प्रकार से 6 NH3 हैं वो कितने उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेंगे, 6 उपसहसंयोजक बॉन्ड यहाँ बना लेंगे। अब ध्यान से समझने की बात है भाई, अगर देखें कि इस धातु परमाणु के कितने कक्षक हैं जिन्होंने संकरण में भाग लिया हुआ है, ये जो कक्षक है भाई ध्यान देना, ये जो कक्षक है देखो D के 2 अंदर वाले काम में आ रहे हैं भाई, अगर बाहर वाले होता तो इधर वाले आते, अंदर वाले कक्षक काम में आ रहे हैं। D2 2 तो D के हैं, एक S का है, 3 P के हैं। तो यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे जो संकरण होगा, संकरण क्या होगा भाई, संकरण क्या होगा, D2 अंदर वाले हैं D2, एक S का है P3, ठीक है। संकरण के बाद हम क्या देखेंगे, संकरण के बाद इसका क्या देखेंगे भाई, चुंबकीय आघूर्ण निकालने की कोशिश करो। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता था भाई, √n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब देखो यहाँ पे n का मान क्या है 0, n का मतलब क्या होता था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n यहाँ पे क्या है 0, एक भी इलेक्ट्रॉन आपके पास अयुग्मित नहीं है, तो n का मान 0 होगा तो म्यू का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी आपका चुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय होगा भाई। देखो चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या था, यदि धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका क्या होता था अनुचुंबकीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं मतलब नहीं है यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा भाई, प्रतिचुंबकीय, ठीक है प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति कैसी होगी भाई, संकरण D2sp3 होता था तो आपकी जो ज्यामिति थी, ज्यामिति कैसी होती थी आपकी, ज्यामिति अष्टफलकीय होती थी, तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय हो जाएगी। ज्यामिति क्या हो जाएगी भाई, इसकी ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय हो जाएगी। अब देखो ज्यामिति को बनाने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज्यामिति कैसे बनेगी, ये सब समझ में आ गया भाई आपको, तो बनाते हैं इसकी ज्यामिति। देखो इधर बना लेते हैं,
इसकी जो ज्यामिति बनेगी उसको समझना भाई। ज्यामिति यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। देखो इसकी जो ज्यामिति बनेगी भाई, कोबाल्ट तो आपका केंद्र धातु परमाणु है और 6 इसके पास क्या है, लिगेंड हैं। 1 2 3 4 5 6। तो देखो एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, पांचवा। तो ये क्या है आपके पास, लिगेंड है। और ये जो ज्यामिति कहलाती है क्या कहलाती है आपकी, अष्टफलकीय कहलाती है भाई। ठीक है, ये ज्यामिति कैसे है आपके पास, अष्टफलकीय ज्यामिति है। तो समझ में आया आपको कि जो VBT है वो क्या क्या बताएगी भाई, किसी भी जो संकुल यौगिक है उसमें केंद्र धातु परमाणु का संकरण क्या है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, उसकी ज्यामिति क्या है, वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो देखो इसके बाद एक हम चतुष्फलकीय वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखो जी, आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, वो है NiCN का होल 4 -2। इस क्वेश्चन को आपको VBT की सहायता से सॉल्व करना। अब देखो जब आप VBT की क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। मान लिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है। अब बताओ CN पर कितना चार्ज हुआ करता था, CN पर -1 चार्ज हुआ करता था और इसका नाम क्या हुआ करता था, साइनो। 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू -2। तो x का मान यहाँ पे भी कितना आ गया भाई, +2 आ गया। अर्थात यहाँ पे निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई। आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, इस निकेल का आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ इसका आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। सबसे पहले तो ये था भाई निकेल का परमाणु क्रमांक कितना है, 28, और 28 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो 3d8 4s0 4p0 3d, अर्थात 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है 3d में। तो बनाओ, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। सबसे पहले तो 4s में 0, 4s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अभी। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है। ये तो ग्राउंड स्टेट की बात हो गई, आद्य अवस्था की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिखेंगे निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, यहाँ से हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। पहले वाले क्वेश्चन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई हुई थी तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई हुई है, +2, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 3d8 4s0 4p0। लिखो भाई 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s0 और ये 4p0। अब देखो फिर से ध्यान रखो, आपका जो साइनो लिगेंड है कैसा है, प्रबल लिगेंड है। और प्रबल लिगेंड का मतलब क्या हुआ करता था कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं, उन लिगेंडों को क्या बोला जाता है, प्रबल लिगेंड बोला जाता है। तो लिखो चूंकि CN- एक प्रबल लिगेंड है, यह धातु के
डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन का युग्मन किस प्रकार से करेगा, ध्यान देना भाई। देखो 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से आएंगे, 6 7 8। एक कक्षक यहाँ से बचा, एक ये है और इसके हैं। तो देखो यहाँ पे संकरण क्या होगा, आपके पास कितने लिगेंड, 4। तो एक तो डी का, एक एस का, 2 बी के। देखो एक तो ये आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। ये चारों कक्षा क्या करेंगे, संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ तो एक CN आ जाएगा, CN माइनस, यहाँ एक लोन पेयर दे देगा भाई, यहाँ एक CN माइनस आ जाएगा, यहाँ एक लोन पेयर दे देगा, यहाँ भी CN माइनस आ जाएगा, यहाँ एक लोन पेयर देगा, यहाँ पे भी एक CN माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी एक लोन पेयर दे देगा। तो 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे, CN माइनस आ जाएंगे। और ये चारों कक्षा के क्या करेंगे, संकरण में भाग ले लेंगे और संकृत कक्षकों का निर्माण कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे अगर बात करते हैं इस संकुल यौगिक में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं, संकरण की बात करते हैं भाई, कि इस संकुल यौगिक में जो संकरण होगा वो संकरण क्या आएगा। देखो एक तो डी का, एक एस का, 2 पी की। तो संकरण क्या जाएगा भाई इसका, DSP2। समझ में आ रहा भाई, DSP2 नहीं, हाँ DSP2। और जब DSP2 संकरण होता था तो ज्यामिति कैसी होती थी भाई इसकी, ज्यामिति हुआ करती थी आपकी वर्गाकार समतलीय। ज्यामिति कैसी होती थी आपकी, वर्गाकार समतलीय। ज्यामिति कैसी होगी इसके, वर्गाकार समतलीय। अगर इसके चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास एकमित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे भी 0 होगा। चुंबकीय आघूर्ण जो आपका म्यू है, म्यू यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि एकमित इलेक्ट्रॉन 0 है। अब एकमित इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो यहाँ पे भी ये भी संकुल यौगिक कैसा होगा आपका, प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक होगा। ये भी कैसा होगा आपका, प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक होगा, प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि VBT की सहायता से जब आपने इसको सोल्व करने की कोशिश करी तो देखो इसमें संकरण आया DSP2, ज्यामिति है वर्गाकार समतलीय, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है, 0। और एक ऐसा संकुल यौगिक है आपका, एक प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक है। अब इसकी ज्यामिति हम बनाते हैं भाई। ठीक है, ज्यामिति अगर इसकी हम बनाएंगे तो देखो कैसी बनेगी। देखना भाई, अगर इसकी हम ज्यामिति बनाएंगे तो वर्गाकार समतलीय है, तो ये केंद्र धातु परमाणु है आपका, इसके साथ 4 लिगेंड आपके पास जुड़े हुए हैं भाई। देखो यहाँ पे CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, और टोटल चार्ज कितना है इसके पास, -2। ये इसकी ज्यामिति हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक करना भाई। और इसके बाद आपके लिए जो होमवर्क है VBT के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो आपके पास होमवर्क है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो पहला होमवर्क का जो क्वेश्चन है आपका वो है पहला CO F6-3। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। और दूसरा क्वेश्चन है आपका NiCO का होल 4। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखो VBT आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे आप। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसका संयोजिता बंध सिद्धांत में जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत।